नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बड़े ही लंबे समय से व्हाइट कॉलर क्राइम्स हमारे देश में होते आ रहे हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स यानी सफेद पोश अपराध, ऐसे अपराध जो अक्सर ये मानकर किए जाते हैं कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ये क्राइम खासकर जो कि ज़्यादातर कॉरपोरेट वर्ल्ड या बैंकिंग सिस्टम से संबंध रखते हैं, फिर चाहे वो विजय माल्या, नीरव मोदी या वीडियोकॉन के वेणुगोपाल या फिर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर ही क्यों ना हो। बड़े कॉरपोरेट्स में ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके धोखाधड़ी के नए नए तरीके खोज लिए जाते हैं और जनता की खून पसीने की कमाई लूट ली जाती है। ऐसा नहीं है कि ये क्राइम्स भारत में पहली बार हो रहे हैं, बल्कि इनकी एक लंबी हिस्ट्री है। लेटेस्ट वाले क्राइम की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल आजकल खबरों में बने हुए हैं। इस केस में चंदा कोचर को 23 दिसंबर 2022 को उनके पति की कंपनी में निवेश करने के बदले, इन्वेस्टमेंट के बदले, वीडियोकॉन के वेणुगोपाल को लोन देने के आरोप में उसमें इन्वॉल्वमेंट के बेस पर उनको गिरफ्तार किया गया था। कहानी समझिए, लोन 2010 में मंजूर किया गया था और सरकार की आंख खुली 2019 में, वो भी तब जब इस लोन में हुई गड़बड़ी को लेकर बाजार गर्म हुआ। तब केस दर्ज किया गया और चंदा कोचर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, नकली दस्तावेज को असली दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए। उस समय चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थी और कई समितियों का नेतृत्व भी कर रही थी। चंदा कोचर की बात करें तो इन्होंने अपने धैर्य, कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन के बलबूते पर लीडिंग प्राइवेट बैंक्स में से एक बैंक की सबसे ऊंची पोजीशन पर पहुंचने वाली भारतीय महिला का तमगा हासिल किया। इस घोटाले में नाम आने से पहले तक इन्हें एक बेहद प्रोफेशनल एम्प्लॉय माना जाता था और इनकी स्ट्रगल और अचीवमेंट्स के एग्जाम्पल दिए जाते थे। वैसे जिस मामले में चंदा कोचर की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए धोखाधड़ी का पता लगाना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि ये इतनी बड़ी पोजीशन पर थी कि इनके सहयोगियों के लिए उन पर डाउट करना या फिर कोई क्वेश्चन पुट करना इम्पॉसिबल था। अक्सर ऐसे हाई लेवल के फ्रॉड बड़ी ही गोपनीयता से किए जाते हैं, मतलब प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग लेवल के और काफ़ी बड़े स्केल के क्राइम हुए हैं, जैसे सत्यम कंप्यूटर घोटाला, यस बैंक लोन घोटाला, केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बहुत से ऐसे अपराध हुए हैं जिनमें बैंक से लोन लेकर पैसा वापस नहीं किया गया। वैसे ऐसे अपराध सिर्फ बड़े लोग ही नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे खिलाड़ी भी अपना हाथ साफ कर जाते हैं इसकी आड़ लेकर। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ बड़े बड़े लोगों की तरफ ही जाता है, जो कि मीडिया द्वारा हाईलाइट किए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े लोगों को क्या जरूरत है ऐसे अपराध करने की, या फिर चंदा कोचर जैसे लोग क्यों अपना करियर दांव पर लगाएंगे। एक बात समझ लीजिए कि जब व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने की शक्ति खो देता है, तब किसी भी काम में कोई भी मर्यादा नहीं रह जाती। एक मर्यादा की जो लाइन होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेहद खतरनाक होता है। बड़े कॉरपोरेट्स में ऐसे क्राइम को रोकने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, लेकिन फ्रॉड करने वाले इसका भी तोड़ निकाल लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेसिव पावर और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की कैपेसिटी मिलते ही काम में नियंत्रण और संतुलन खत्म हो जाता है। कोचर वाले मामले में जिस अपराध का हिस्सा है वो ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसमें ये लगे कि ऐसे अपराधों को ना तो माफ किया जा सकता है और ना ही अनदेखा किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 में हुई अमेंडमेंट्स के बाद प्रत्येक भारतीय कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपलसरी हो गई। इस अमेंडमेंट में अधिनियम को और अधिक विस्तृत या एक्सपेंड किया गया। नए कंप्लायंस नॉर्म्स डिसाइड किए गए, रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया ताकि ऐसे फ्रॉड्स को समय रहते पकड़ा जा सके या रोका जा सके। कोचर वाला मामला कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक सबक है कि सभी डिविजन्स का निर्णय लेने की शक्ति किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी चाहिए। ऐसे डिसीजन लेने के लिए टीम बनानी चाहिए जिसमें कई लोग शामिल हों। जब बैंक की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में चंदा कोचर को पक्षकार बनाया गया तो उन्होंने बैंक से निकलने की पूरी कोशिश की थी। बाद में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनकी बेगुनाही पर सवाल खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, जिसको
एक्सेप्ट करने के बजाय बैंक ने बर्खास्त कर दिया था। जाहिर सी बात है, उच्च नैतिक मूल्यों वाली उनकी छवि खत्म हो चुकी है और यहां तक कि उनके अच्छे काम भी अब संदेह के घेरे में आ चुके हैं। दोस्तों, कोचर का मामला सिर्फ एक शुरुआत है। पावरफुल लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने की जरूरत है जिसके वो प्रमुख हैं। अगर ढंग से जांच की जाए तो ऐसे बहुत से फ्रॉड सामने आएंगे जो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर और कई तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जहां कई सारे ऐसे अनफेयर और इलीगल काम हो रहे हैं जो आगे चलकर एक बड़े घोटाले का रूप ले लेंगे। नमस्कार।